तो अपने को देखो क्वेश्चन यही था कि कैलकुलेट रिक्वायर्ड मास ऑफ KClO3 टू गेट 1.28 ग्राम ऑफ O2 गैस। और साथ में अपने को इक्वेशन गिवन था कि KClO3 यहाँ से अपने पास क्या बन रहा है KCl प्लस O2। तो सबसे पहला काम तो तुमको रिएक्शन बैलेंस करने का होता है, तो इस रिएक्शन को तुमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोटेशियम देखोगे तो इधर 1 है, इधर भी पोटेशियम 1 है, क्लोरीन देखोगे तो क्लोरीन 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो एक ओड नंबर है, एक इवन नंबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको अगर मैं 2 कर दूं तो 6 हो जाएगा, और इसको 3 कर दूं मैं तो ये भी 6 हो जाएगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही KCl भी कितना होगा 2, तो ये भी आ जाएगा 2। बिना बैलेंस तो ये अपने पास कर दिया था। हाँ, तो ये ध्यान रखना है मतलब आगे से, तो बैलेंस करना जरूरी है, उसी के हिसाब से अपन बता सकते हैं। तो देखो अपन ने रिएक्शन बैलेंस कर ली, तो मैं इस बैलेंस्ड रिएक्शन से ये लिख सकता हूँ कि 2 मोल जब KClO3 का ब्रेक होगा तो 2 मोल बनेगा KCl का और 3 मोल बनेगा O2 का, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब अपने को बात कर रहा है कितना मास चाहिए अपने को, 1.28 ग्राम किसका O2 का। तो पहले मोल निकालेंगे अपन 1.28 के करस्पॉन्डिंग कि गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय 32 कितना है, किसी ने निकाला है क्या? 0.04 मोल। तो अपने पास O2 के कितने मोल चाहिए अपने को? 0.04 मोल। इसके लिए अपने को किसका मास चाहिए? KClO3 का मास चाहिए। तो पहले अपन मोल निकालेंगे, फिर मोल को अपन कन्वर्ट कर देंगे जिसमें मास में। तो अब यहाँ से अपने को देखना है किसको है, O2 के बारे में अपने को पता है, KClO3 के लिए अपने को निकालना है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मैं ये बोल पा रहा हूँ कि जब मेरे पास 3 मोल O2 बनता है तो मेरे को 2 मोल लेना पड़ता है किसका? KClO3 का। तो इसके 3 के लिए अपने को 2 मोल चाहिए किसके? KClO3 का। तो 1 के लिए कितना चाहिए होगा? 2/3। 3 के लिए 2 चाहिए, 3 के लिए 2 चाहिए, तो 1 के लिए चाहिए होगा 2/3। अभी अपने को बात करनी है कितने की? 0.04। तो 2/3 इंटू 0.04 मोल, 0.02 मोल आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.02। 0.02 कैसे आ जाएगा यार? जो भी आ रहा है, तो इतने मोल अपने पास आ गए किसके? KClO3 के। अपने को निकालना क्या है? मास निकालना है। तो मास अगर मेरे को निकालना है, मोल पता है, तो मास अपने पास क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल तो अपने पास है कितने? 2/3 इंटू 0.04। मोलर मास अगर KClO3 का कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 22.5। तो यहाँ से अगर आंसर लिखोगे फाइनल तो कितना हो जाएगा? 3.26 ग्राम। ये आना चाहिए। समझ में आया क्या? सर जिसका हम लोग को गिवन होता है उसी से कंपेयर करते हैं ना सर, एक बार ऊपर करिए। उसी से देखेंगे ना यार, उसी से बाकी का निकालेंगे जिसका अपने को जैसे पता है। 3 के लिए 2 चाहिए, क्या नहीं बोल सकते 2 के लिए 3। हाँ, 3 के लिए 2 चाहिए, तो 1 के लिए चाहिए होगा 2/3। अपने को निकालना कितने के लिए? 0.04 के लिए। ठीक है, जिसका गिवन है। चलो, अब सेकंड क्वेश्चन में अपने को इसी के लिए पूछा गया है, मतलब इसी का सेकंड पार्ट है ये कि ऑल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ KCl, कि KCl कितना बनेगा साथ में उसका भी वेट निकालना है। मतलब अपने को ये करना पड़ेगा, KCl के मोल निकाल के मोलर मास से अपन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बैलेंस्ड इक्वेशन अपने पास क्या थी कि 2 KClO3, यहाँ से अपने पास क्या बन रहा था? 2 KCl प्लस 3 O2। तो अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बोल देते कि इसके 2 मोल, इसके 2 मोल और इसके 3 मोल। लेकिन एक्चुअल में अपने पास O2 के कितने बन रहे थे? 0.04 मोल। ये अपने निकाला था मास से मोल। तो एक तरीके से अपने को वही देखना है कि इसके जब 3 मोल बनते हैं तो इसके कितने बनते हैं? 2 मोल बनते हैं। तो जब 0.04 मोल बनेंगे तो KCl कितना बनेगा ये अपने को फाइंड करना है। तो 3 जब बन रहे तो इसके 2 बन रहे, तो 1 जब बनेगा तो इसके कितने बनेंगे? 2/3 बनेंगे। और कितने मोल के लिए अपने को चाहिए? 0.04 के लिए, तो 0.04 से मल्टीप्लाई कर दो। और तुमको ध्यान हो तो मैंने कल एक चीज बोली थी कि जिनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम रहेंगे उनके मोल भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मतलब जितना मोल इसका रिएक्ट करेगा उतना मोल इसका बनेगा, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, इक्वल कोएफिशिएंट है। तो KCl का भी अपने पास मोल आ गया, तो KCl का मास निकालना है, तो वापस क्या करो? KCl के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये तो मोल आ गया अपने पास। तो मास अगर अपने को निकालना है मास ऑफ KCl, तो मास ऑफ KCl क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितना अपने पास 2/3 इंटू 0.04। मोलर मास अपने पास कितना हो जाएगा, पोटेशियम के लिए अपन कितना लेते हैं 74 39 प्लस 35.5। क्लोरीन के लिए अपन 35.5 लेंगे। 74.5 हाँ, क्लोरीन के लिए ध्यान रखना अपने को 35.5 लेना है मास। तो मैं बता देता हूँ एक बार, पोटेशियम के लिए 39 लेंगे, तो क्लोरीन के लिए जो एवरेज होता है 35.5 वो यूज करेंगे। तो अपने पास ये आ जाएगा कितना 74.5। ये अपने पास आ गया क्या, मोलर मास। इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। किसी ने निकाला कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेना। चलो मैं कर देता हूँ 0.04 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 1.98 आएगा। वो सही निकाला तुमने 1.98 ग्राम। समझ में आया क्या? यस सर। ये वाला क्वेश्चन करो कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ गैसेस मतलब will be produced at 1 atm at 0 degree centigrade। तो 1 atm और 0 degree centigrade मतलब क्या होगा, STP। When 9 gram of oxalic acid was heated with conc H2SO4 concentrated H2SO4। अच्छा पहली बात तो मेरे को तुम ये बताओ, चलो मैं दूसरा सवाल देना चाह रहा था, मैंने ये दे दिया, चलो कोई नहीं। conc H2, अच्छा ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो बताओ। सर शायद CH3COH। सर COOH होल सर C2H2O4 C2H2O4 बिल्कुल सही है। तो ऑक्सैलिक एसिड का अपने पास फॉर्मूला होता है, ऐसे मेरे को क्वेश्चन दूसरा देना था लेकिन ये मैंने लिख दिया। तो अपने पास ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH का होल ट्वाइस, H2C2O4। और इसका स्ट्रक्चर देखो तो ऐसा होता है, देखो COOH, इसको दो बार ऐसे आ जाएगा ये। तुम तो ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो ना, तो वहां पे आ गया होगा तुम नहीं। हाँ तो ये है अपने पास। तो इसको अपन या तो ऐसे लिखेंगे या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो, इस H2C2O4। तो ये अपने पास ऑक्सैलिक एसिड है। यहाँ पे जो ये कॉन्ग H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, नई चीज है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा होगा, डिहाइड्रेशन करवाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब क्या करेगा, वाटर रिमूव कराएगा। हाँ वाटर को क्या कराएगा, रिमूव कराएगा ये। तो अपन बोले कि अपने पास कॉन्ग H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सैलिक एसिड में से जितने वाटर मॉलिक्यूल पॉसिबल है ना उतना रिमूव करा देगा। और अगर तुम सोचोगे तो ऑक्सैलिक एसिड में अपने पास सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पे अगर तुम ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4, तो ऑक्सैलिक एसिड को अगर किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ लेते हो तो सबसे पहली बात तो क्या होगा, पानी रिलीज निकल जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। तो साथ में दो गैस निकलेगा, रिएक्शन तुमको याद रखना है CO प्लस CO2। तो ये अपने पास गैस है। तो अपने को ये बोला गया कि जो गैस रिलीज हो रहा है उनका वॉल्यूम अपने को फाइंड करना है। तो CO और CO2 का वॉल्यूम अपने को निकालना है। सर ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा। हाँ ये रिएक्शन तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक प्रोडक्ट तो तुमको ऐसे पता चल जाएगा कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब H2O निकलेगा, और साथ में जब ऑक्सैलिक एसिड रहेगा तो CO और CO2 गैस आएगा। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इस टाइप की रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। ये मतलब ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती है, तो हर रिएक्शन को अपन याद। हाँ ये इनऑर्गेनिक में आएगा, जो तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहां पे लिखना सिखाया जाएगा कि इस रिएक्शन को अपन लिखते कैसे हैं। अभी तो सिर्फ याद रख लो, उतने में काम हो जाएगा अपना। तो ये अपने पास रिएक्शन है, या ये रिएक्शन तुमको दे दी जाएगी पेपर में। वैसे जब भी तुम्हारे टेस्ट वगैरह अगर होंगे तो वहाँ पे जो रिएक्शन चाहिए होगी तुमको दे दी जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारे स्टार्टिंग है। तो तुमको मतलब जो एग्जाम लेने वाला है, जो क्वेश्चन बना रहा है, उसको पता होता है कि अभी तो उनको ये नहीं पता होगी रिएक्शन वगैरह, तो तुमको दे दी जाएगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी अभी। हाँ तो ये अपने पास रिएक्शन ऐसा कुछ हो जाएगा। तो रिएक्शन दोबारा से लिख दे रहा हूँ कि रिएक्शन अपने पास है
C2O4। अगर कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हो, जैसे यहाँ पे इसने H2SO4 लिया है, तो अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा, साथ में CO2 गैस बनेगा, साथ में H2O, ये हो जाएगा लिक्विड। तो अपने को ये बोला गया कि जो गैस बन रही है उनकी वॉल्यूम्स अपने को कैलकुलेट करनी है, तो CO2 का वॉल्यूम निकालना है और CO का वॉल्यूम निकालना है। So 1.8 नहीं, तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। यस सर, बैलेंस तो पहले से। ठीक है, तो पहले से बैलेंस है, मतलब सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। अब अपने को बोला गया कि ऑक्जेलिक एसिड का अपने पास कितना मास है, 9 ग्राम। तो पहले तो मोल निकालेंगे सबसे पहले, तो 9/90 इसका मोलर मास आ जाएगा, तो इसका अपने पास हो जाएगा 0.1 मोल। तो अगर अपन बोल रहे कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसके 1 मोल से CO का भी 1 मोल बनेगा, CO2 का भी 1 मोल बनेगा, H2O का भी 1 मोल बनेगा। तो जब 0.1 मोल रहेगा सर तो सर 2.24 सर 2.24 लीटर अभी निकालेंगे 0.01 मोल, 0.1 मोल। तो CO का भी 0.1 आ गया और CO2 का भी 0.1 आ गया। तो मोल्स तो अपने को पता चल गए गैस के। और कंडीशन जो अपने को गिवन है 1 atm और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कौन सा कंडीशन है? STP कंडीशन। तो 2.24 लीटर आ जाएंगी दोनों की वॉल्यूम। हाँ, तो टोटल मोल अपन निकाल दे अगर गैस के, तो टोटल वॉल्यूम भी आ जाएगी, क्योंकि अपने से टोटल वॉल्यूम पूछा है। तो टोटल मोल अपने पास कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस 0.1, तो 0.2 मोल अपने पास गैस के लिए। तो वॉल्यूम अगर अपन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, तो मोल अपने पास 0.2 है, और एक मोलर वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे, मतलब एक मोल ऑक्यूपाई करता है कितना, 22.4। 22.4 इससे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.45 लीटर। 48 आएगा क्या, जो भी आएगा देख लेना, एक बार कैलकुलेट करो। 80 आएगा ना, 5 तो कहीं से नहीं आएगा, 80 आएगा, सही बात है। ये सही सर आया। इसकी जगह वाटर का मास निकाल के 9 से सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या? सर वाटर का मास निकाल लें जितना बनेगा, और फिर उसको टोटल मास से अरे सब्ट्रैक्ट यार, कर दें। उससे क्या होगा? सर फिर गैसेस का वेट नहीं आ जाएगा। तो वेट तो नहीं पूछा उसने, क्या पूछा? लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम में। अरे तो गैस अलग अलग है, तो उनके मोलर मास अलग अलग है, कैसे पता चलेगा उस मास में भी कितना CO का है, कितना CO2 का है? ओके सर, ओके सर। वही तो बोला, हर जगह वो वाला कंसेप्ट नहीं लगा ना, वो वहां पे लग जा रहा था। हर जगह ये वाला कंसेप्ट लगेगा, तो इसी के हिसाब से चलना अपने को। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, फिर अपन अगला मतलब इसी को आगे प्रोसीड करेंगे, नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे इसी में, रिएक्शन वाले क्वेश्चंस में। तो यहाँ तक मेरे को लगता है तुमको समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। 4.48 लीटर CO2 obtained 44.8 की 44.8 STP by complete combustion of C4H10O. Then calculate तो कुछ 2-3 पार्ट है, 2 ही पार्ट है इसको। मोल्स ऑफ C4H10 इनिशियली टेकन, मतलब इनिशियली अपन ने C4H10 के कितने मोल लिए। सेकंड तुमको निकालना है क्या, मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, जो H2O बनेगा उसका कितना मास है। तो ये वाली रिएक्शन तुमको लिखने आनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन का कंबशन की, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्योंकि जनरल रिएक्शन होती है, तो मैं तुमको बता देता हूँ कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप कंबशन कराते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है C4H10, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव का अपन कंबशन कराएंगे, तभी हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो कंबशन मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये भी ध्यान रखना है। कंबशन करा रहे मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो तो प्रोडक्ट फिक्स है हमेशा, एक प्रोडक्ट बनेगा CO2, एक प्रोडक्ट बनेगा H2O। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन से प्रोडक्ट फिक्स होता है, एक CO2 बनता है और एक H2O बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करने का भी एक स्पेसिफिक तरीका है, उसके थ्रू ही तुमको जाना है, तो इजीली हो जाएगा बैलेंस, वैसे कर तो कुछ भी सकते हो। तो सबसे पहले अपने को बैलेंस करने के लिए अपन क्या करते हैं, कार्बन एटम को सबसे पहले बैलेंस किया जाता है। तो इधर देखो कार्बन कितना है, 4,
इधर कार्बन कितना है 1, तो इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं अपन सेकंड नंबर पे। हाइड्रोजन इधर कितना है 10, इधर कितना है 2, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब अपने पास बचा क्या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर अपने पास देखें तो 4 इंटू 2 8 है, तो 5 इधर से आएंगे, तो 8 + 5 ये अपने पास हो जाएंगे कितने 13। तो ऑक्सीजन अपने पास कितने 13 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 13 होने चाहिए। तो यहाँ पे अपने कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 13 आ जाएंगे। ये समझ में आएगा कैसे किया। यस सर। यस तो सर। हर बार जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन का रिएक्शन आएगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसका कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोकार्बन प्लस अच्छा कभी कभी इसको जनरल रिएक्शन की फॉर्म में भी लिख दिया जाता है। जैसे मान लो कि अपने पास हाइड्रोकार्बन है CXHY, ये भी लिख लो। मतलब X कुछ भी हो सकता है, Y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसका कंबशन कराया अपने किसके साथ ऑक्सीजन के साथ O2। तो प्रोडक्ट अपन बोल रहे कि फिक्स है हमेशा क्या CO2 और H2। तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले अपन कार्बन को बैलेंस करेंगे, तो इधर कार्बन X है तो इधर भी X होना चाहिए, तो इसको X से मल्टीप्लाई कर दो। इधर हाइड्रोजन Y है तो इधर भी हाइड्रोजन Y होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो अगर मैं इसको Y/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा Y हो जाएगा। तो कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सबसे लास्ट में अपने को ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे देखोगे तो X × 2, तो 2x ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से देखोगे तो Y/2 आ रहा है ऑक्सीजन। तो 2x + Y/2 ऑक्सीजन है अपने पास, और यहाँ पे O2 की फॉर्म में, तो तुम इसको क्या करो x + Y/4 कर दो, देखो वही आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + Y/4 बन जाएगा। सर ये नहीं समझ आया। कर दीजिए क्या चीज O2 वाला। O2 वाला नहीं समझ में आया। यस सर। 0.5 मोल आ रहा अच्छा जी, तुमने मोल निकाल लिया क्या, देखते हैं अभी, ये बता देता हूँ तब तक। है। ऊपर कर दीजिए सर थोड़ा सा। तो क्वेश्चन अरे दिखा यार, दीजिए। ये तो समझा दूं, अभी करेंगे डिस्कस। हाँ तो देखो क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे 1 मिनट रुक जाएगा। यहाँ पे देखो अपन निकाला कि अपने पास CO2 से कितने ऑक्सीजन आ रहा है 2x, H2O से कितना आ रहा है Y/2। तो ये तो ऑक्सीजन एटम्स है ना, एटम अपन निकाले। और प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन है वो O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो ना इसको यहीं पे, तो O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाएंगे। तो वही तो बनेगा देखो x + Y/4। ये इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वही चीज आ जाएगी 2 × x 2x, Y/4 × 2 Y/2। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम्स क्या हो गए सेम हो गए। सर हाँ सर पूरे इक्वेशन को होल नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर वाली को यस सर। हाँ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कर सकते हो। सर क्योंकि 13/2 तो सर रिएक्शन में थोड़ा ना लिख सकते हैं सर। क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, रिएक्शन तो लिख देता है, उसी के हिसाब से हो जाएगा, तो कोई गलती नहीं होगी, सब कुछ सही होगा। और तुमको करना है 2 से भी कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। बस कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है और क्या। ठीक है सर। हाँ तो ये अपने पास जनरल इक्वेशन है, तो इसके हिसाब से तुमको नहीं जाना है, तुमको जाना उसी हिसाब से कि हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन हुआ, कंबशन मतलब O2 के साथ रिएक्शन हुआ तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा। पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। सर मास हाँ। 45 ग्राम। अब निकालते हैं बंदू को, तो क्वेश्चन देख लो पहले, तो क्या बोल रहा है, तीन लोगों को क्वेश्चन में दिखा था कि 44.8 लीटर CO2 obtained at STP। STP पे अपने पास इतना CO2 मिल रहा है बाई कंबशन ऑफ C4H10। तो C4H10 का कंबशन कराया होगा अपन ने, तो वहां से अपने को CO2 मिला कितना 44.8 लीटर। आपने को कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है कि C4H10 के कितने मोल लिए और H2O का कितना मास बनेगा। ये रिएक्शन है अपने पास, इस रिएक्शन को उठा के मैं उधर ले जाता हूँ। अभी तो म्यूट कर लो यार, किसी का यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। हाँ तो ये अपने पास रिएक्शन है, तो कोई बोल रहा था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो ऐसा कर सकते हो तुम।
सर तो फर्स्ट अगर कहाँ मैं से सर हाफ मोल आ रहा है? सर निकाल रहा हूँ मैं 0.5 मोल आएगा सर। अरे रुक जाएगा। अब इसको अपन पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 into C4H10 प्लस 13 O2, यहाँ से अपने पास क्या बनेगा 8 CO2 प्लस 10 H2O। अपने को गिवन है किसका CO2 का वॉल्यूम गिवन है 44.88 STP। तो STP पे वॉल्यूम गिवन है तो मैं मोल निकाल सकता हूँ कि मोल इक्वल टू वॉल्यूम 8 STP 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4। तो CO2 के अपने पास कितने मोल आ गए 2 मोल आ गए। और रिएक्शन को अगर अपन देखते हैं तो रिएक्शन से अपने को क्या पता चल रहा है कि अपने पास जब 2 मोल होते हैं किसके C4H10 के, तो वो 2 मोल 13 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है, 8 मोल बनाता है CO2 का और 10 मोल बनाता है किसका H2O का। तो 2 मोल C4H10 का जब कंबशन होगा तो 13 मोल अपने को ऑक्सीजन चाहिए होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा तो 8 मोल CO2 और 10 मोल अपने को क्या मिलेगा H2O। अभी अपने को बोला गया कि अपने पास CO2 कितना है, अपने पास CO2 है 2 मोल। तो जब 8 मोल बन रहे थे तब अपने को इसके कितने लेने पड़ रहे थे 2 मोल। 1 के लिए कितना लेना पड़ेगा 2/8 मतलब 1/4 या 2/8 ही लिख देते समझ में आए। तो 2/8 मोल अपने को 1 के लिए लेना पड़ेगा। अभी अपने कितने लीजिए 2 के लिए मोल, तो कितना जाएगा अपने पास 1/4 0.2 हो जाएगा 0.5। तो इसके अपने को कितने चाहिए होंगे 0.5 मोल। ठीक है, तो अपने पास इसके मोल निकालने, तो ये तो आ गया पहला ऑप्शन, तो अपने से ही पूछा गया था कि इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे, तो इसका हाफ मोल अपने को लेना पड़ेगा। एक और चीज अपने से पूछा था कि H2O का कितना मास आएगा, तो H2O का मास कैलकुलेट करने के लिए पहले अपन क्या करेंगे H2O के मोल निकालेंगे। तो CO2 के हिसाब से ही अगर देखना है तो अपन ने देखा था कि जब 8 मोल CO2 था तब कितना आ रहा था 10 मोल H2O। तो जब 8 CO2 बनता है तो 10 बनता है किसका H2O का। जब 1 बनेगा तो अपने पास का कितना बनेगा 10/8, तो जब 2 ले लेंगे तो 10/8 इंटू 2 कितना आ रहा है 45 ग्राम 2.5 मोल आएगा। ठीक है, मोल से अगर मास निकालना है H2O के लिए तो मास इक्वल टू अपने पास क्या होता है मोल इंटू मोलर मास। तो मोल तो हो गया अपने पास 2.5, मोलर मास होता है इसका 18, तो ये अपने पास कितना आ जा रहा है 45 ग्राम। एकदम सही आंसर है। तो ऐसा कुछ करना था। तो और में देखो वही है, सब चीजें मोल के हिसाब से करनी है अपने को। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की हेल्प से तुमको ये करना है। तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं स्टार्टिंग के कुछ दिनों में होती, बाद में वो धीरे धीरे सीख जाते हैं क्योंकि उसको इतनी बार यूज कर लेते हैं अपन। तो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वो यही होती है कि बच्चे रिएक्शन को बैलेंस करना भूल जाते हैं। तो ये बात तुमको माइंड में डाल ही लेनी है कि रिएक्शन बैलेंस करना है। अगर तुमको लग रहा है ना कि रिएक्शन पेपर में बैलेंस करके दिया हुआ है तब भी एक बार चेक कर लिया करो, क्योंकि एक बार जेई में ऐसा हुआ था, उसने आधा बैलेंस करके दे दिया, मतलब कहीं पे कोएफिशिएंट लिखा कहीं पे नहीं लिखा। तो चेक करना ज्यादा आसान सही रहता है कि अगर तुमको लग रहा है कि बैलेंस करके दिया हुआ है तब भी एक बार वेरीफाई कर लो उसको कि सही में बैलेंस सही तरीके से हुआ है कि ऐसे दिया रखा है। तो बैलेंस करने का जो मिस्टेक होते हैं उसको तुमको अवॉइड करना है, ये माइंड में डाल लेना है कि बैलेंस तो अपने को चेक करना ही है, चाहे उसने बैलेंस करके दिया है तो नहीं दिया है तब तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो जो मल्टीप्लाई किए हैं 10/8 को इंटू 2 से 2 जो मोल है ये CO2 का है ना? हाँ ठीक है, वही कंफ्यूजन। चलो ओके, तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे अपने पास आगे अपन कुछ चीजें डिफाइन करेंगे, इसमें कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे अपने पास मान लो कि एक रिएक्शन अपन लेते हैं, वापस उस रिएक्शन से समझते हैं कि कार्बन सॉलिड है प्लस O2 गैस के साथ इसका रिएक्शन करा है तो अपने पास क्या बन गया CO2 गैस बन गया। अब अगर अपन वही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से देखेंगे तो रिएक्शन तो बैलेंस्ड है। तो मतलब इसका 1 मोल O2 गैस के 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 का कितना बनता है 1 मोल बनता है। अब मान लो कि मैंने क्या किया, इसका ले लिया 5 मोल, इसका ले लिया मैंने 8 मोल। तो मैं तुमसे अगर एक सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पे क्या कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा? नो सर। कौन पूरा रिएक्ट कर जाएगा और कौन बचेगा? सब कार्बन बचेगा। पूरा रिएक्ट कर जाएगा, यस ऑक्सीजन सर। कार्बन पूरा रिएक्ट कर जाएगा और ऑक्सीजन बच जाएगा।
ये समझ में आ रहा है क्या तुमको? साफ दिख रहा है Yes, कि sir. 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो 2 रहेगा तो 2 के साथ, 3 रहेगा तो 3 के साथ। लिमिटिंग तो रिएजेंट। कार्बन का अपने पास जब कार्बन का अपने पास 5 मोल रहेगा तो O2 का भी अपने को 5 मोल ही काम आएगा। तो इसके 5 मोल तो रिएक्ट कर जाएंगे, बाकी बचेंगे कितने? 3 मोल। 3 मोल ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। क्यों पड़े रहेंगे? क्योंकि कार्बन रहेगा तभी ना रिएक्शन होगी। जब कार्बन खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन ही बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है, देखो इससे पहले जो सारे सवाल थे अगर तुम उनको ऑब्जर्व करोगे तो रिएक्टेंट एक था या एक ही रिएक्टेंट के बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन गिवन थी। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि तुमको रिएक्टेंट एक से ज्यादा है और एक से ज्यादा रिएक्टेंट की इन्फॉर्मेशन तुमको गिवन है, इन्फॉर्मेशन मतलब तो उनके मोल्स निकाल सकते हो, तो वहां पे भी तुमको लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लाना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब होता है कि जो चीज पहले खत्म हो जाएगी। जैसे अगर इसी रिएक्शन में अपन बात करें तो CO2 अपन बोल रहे कि पहले खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन से, तो इसको अपन बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है जो रिएक्शन में क्या होता है, पहले खत्म होता है अगर अपने पास रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो, और जैसे ही वो खत्म होगा, क्योंकि देखो जो रिएक्शन होती है वो सबको क्या, रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट मतलब जो रिएक्शन में पार्ट लेने वाला है वो कंपाउंड। रिएक्टेंट को ही अपन रिएजेंट बोलते हैं। अभी तो फिलहाल तो समझे चलो। अच्छा, किसी भी से मतलब कोई भी मतलब रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, उसको हम रिएजेंट कह सकते हैं? नहीं, रिएक्टेंट को ही रिएजेंट बोलेंगे, ऐसे मान लो। अभी तो ऑर्गेनिक में अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, लेकिन है वो एक ही चीज। अभी तो ये माना रिएक्टेंट ही रिएजेंट है अपने पास, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बोल दो या लिमिटिंग रिएजेंट बोल दो, ये अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, एक ही चीज है दोनों। और ये जो अपने पास बचा रह जाएगा इसको अपन बोलेंगे क्या, एक्सेस रिएजेंट। तो जब अपने पास रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो जाएंगे और तुम अमाउंट अगर अलग अलग लेते हो दोनों का, तो हो सकता है कि एक पहले खत्म हो जाए और एक बचा रह जाए। क्योंकि जो रिएक्शन होगी तो रिएक्शन तो अपने पास क्या है, जब तक ये दोनों रहेंगे तभी होगी, क्योंकि रिएक्शन तो ये दोनों आपस में मिलकर कर रहे हैं। जैसे दोनों में से एक खत्म हो जाएगा रिएक्शन बंद हो जाएगी। जैसे अपने यहाँ पे बोला कि कौन सा पहले खत्म होता है? हाँ वो अपन सीखेंगे ना कि अभी तो समझो लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब है, उसके लिए अपन निकालेंगे कोई तरीका, तो निकालेंगे, बताएंगे भी, ठीक है। तो देखो, हाँ क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो कार्बन पहले खत्म हो जा रहा है, तो जैसे कार्बन खत्म होगा तो रिएक्शन बंद हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कर रहा था, तो अकेला ऑक्सीजन तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो यही अपने पास कि कार्बन अगर खत्म होते रिएक्शन बंद हो जा रहा, तो जो भी अमाउंट अपने पास CO2 का आएगा वो कार्बन के हिसाब से निकाला जाएगा, ना कि ऑक्सीजन के हिसाब से। तो अगर कार्बन का 5 मोल है तो ये O2 के 5 मोल के साथ ही रिएक्ट करेगा और CO2 का भी अपने पास 5 मोल ही बनेगा। क्या चीज? तो जो आपने अभी बताया फिर से बताइए, तुरंत जो बताया। हाँ तो देखो इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने पास खत्म पूरा बता देता हूँ कि अपने पास 2 रिएक्टेंट जब रहेंगे और दोनों का अमाउंट अपने को गिवन होगा। जैसे यहाँ पे गिवन था क्या, इसका अपने पास 5 है और इसका अपने पास 8 है। तो ये तो अपने आसान वाला था कि 1:1 में रिएक्ट कर रहा था, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा था। इससे तुमको इजीली दिख गया कि इसके 5 मोल है मतलब ये कम है, इसके 8 मोल है मतलब ये ज्यादा है, तो कार्बन पहले क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग हो जाएगा तब तुमको शायद हो सकता है नहीं दिखे डायरेक्ट देखते ही कि कौन पहले खत्म हो रहा है कौन बाद में खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे अपने को दिखे कि कार्बन पहले खत्म हो जा रहा है और अपने को पता है कि जो रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से सुनना, तो रिएक्शन तो दोनों मिलके कर रहे हैं ना यार, कार्बन प्लस O2। अकेला ऑक्सीजन तो रिएक्शन नहीं कर रहा है और अकेला कार्बन रिएक्शन नहीं कर रहा, जब दोनों को मिलाएंगे तब रिएक्शन होगा। तो जब तक अपने पास दोनों रिएक्टेंट प्रेजेंट रहेंगे तब तक रिएक्शन चलेगा। जैसे ही एक रिएक्टेंट खत्म हुआ रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब तक अपने पास कार्बन प्रेजेंट है तब तक ये रिएक्शन चलेगी, मतलब तब तक CO2 अपने पास बनता रहेगा। कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है, जैसे ही कार्बन खत्म होगा वैसे CO2 का भी बनना बंद हो जाएगा। मतलब जो अपन प्रोडक्ट्स के लिए मोल की कैलकुलेशन करेंगे ना वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करेंगे, क्योंकि जब तक लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है तब तक रिएक्शन चल रहा है। ये बात समझ में आएगा तुमको? सर तो 3 मोल बच जाएगा O2 का। हाँ वो तो बच जाएगा। तो जो भी कैलकुलेशन होगी प्रोडक्ट के लिए वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होगी। तो अगर कार्बन का अपने पास 5 मोल है
तो CO2 का भी कितना बनेगा, 5 ही बनेगा, क्योंकि दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो अपन क्या बोलेंगे कि कार्बन के 5 मोल O2 के 5 मोल के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए तो 3 मोल बच जा रहे हैं। और CO2 के भी कितने बनाते हैं, 5 मोल बनाते हैं। अभी समझ में आएगा ये? यस सर। चलो, तो अच्छा, इनकी उसका डेफिनेशन लिख। कोफिशिएंट अलग अलग होगा, तब कैसे मालूम होगा? अरे उस पे आएंगे ना, पहले ये अब समझा है अपन लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं, फिर सिखाता हूँ, एक मेथड बताऊंगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन लिखना होगा तो अपन वही लिखेंगे कि सब्सटेंस प्रेजेंट इन, नाम से पता चल रहा है लिमिटेड अमाउंट में जो रहेगा, प्रेजेंट इन लिमिटिंग अमाउंट या लिमिटेड अमाउंट, लिमिटिंग अमाउंट। ठीक है, तो अपने पास जो लिमिटिंग अमाउंट में होगा, मतलब जो कम अमाउंट में होगा, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। इसको अपन नॉर्मली LR से रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट LR करके लिखेंगे। तो आगे मैं LR करके लिखूंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, कम है तो पूरा खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। ये सब चीजें तुमसे बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, उसके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट लिखो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वो यही है कि जो प्रोडक्ट के लिए अपन कैलकुलेशन करेंगे मोल वगैरह, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि पहले खत्म हो रहा तो रिएक्शन उसके हिसाब से ही चलेगी, मतलब जब तक वो रहेगा तब तक रिएक्शन चलेगी। तो प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म्ड या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी कैलकुलेटेड, ये लिखो ज्यादा सही रहेगा, शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो लास्ट वाले पॉइंट को ज्यादा अच्छे से लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या मोल्स ऑफ प्रोडक्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट की बात होगी कि जो लिमिटेड अमाउंट में है पहले खत्म हो जाएगा, जैसे ही वो खत्म होगा रिएक्शन रुक जाएगी, मतलब जब तक वो प्रेजेंट था तब तक रिएक्शन हो रही थी, तो प्रोडक्ट की कैलकुलेशन क्या किया जाएगा, उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन होगी, तो इस तरीके से लिख सकते हो कुछ पॉइंट्स। इसी तरीके से अपन लिख सकते हैं एक्सेस रिएजेंट्स के बारे में, वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट तो इसमें उल्टा लिख देंगे कि जो अपने पास क्या रहेगा, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा, ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। तो ये तो जस्ट उल्टा हो जाएगा कि सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन, तो रिलेटिव है दोनों एक दूसरे के, विच प्रेजेंट इन excess amount is called ER, या इसको अपन एक नाम दे सकते हैं कि सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन, जो रिएक्शन के बाद बच जाएगा, सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, अब अपन वही देखेंगे अलग अलग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तब कैसे फाइंड करेंगे। तो उसी पे आ जाते हैं अपन, जैसे अपन एक जनरल रिएक्शन ले ले, मान लो कि अपने पास क्या है 3A + 2B, तो A और B रिएक्टेंट है अपने पास, A का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, B का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपने पास 2 है। यहाँ से मान लो कि अपने पास से कुछ रिएक्टेंट बना रहे, प्रोडक्ट बना रहे C, जिसका कोएफिशिएंट अपने पास 4 है। तो मान लो कि मैंने स्टार्टिंग में A के 5 मोल ले लिए, तो B के अपन ने 3 मोल ले लिए। अच्छा, तुमको ये कब कैसे पता चलेगा कि अपने को लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगाना है या जो भी पहले अपन डायरेक्ट कर रहे थे वो वाला लगाना है? तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि अगर तुम्हारे पास रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है या फिर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, उससे मैटर नहीं कर रहा है। अगर तुमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है रिएक्टेंट्स के बारे में, सिर्फ अगर एक ही रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो फिर तो सारी कैलकुलेशन उसी के हिसाब से होगी, क्योंकि बाकी के बारे में उसमें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब अपने पास क्या चीज तो आप बता रहे हो समझ नहीं आया। चलो अभी छोड़ो, बताता हूँ बाद में, जब क्वेश्चन आएगा तभी बता दूंगा। अब इसको देख लो कि अपने पास एक रिएक्शन है 3A + 2B, यहाँ से अपने पास क्या बन रहा है 4C। A के अपन ने ले लिया 2 मोल,
बी के अपन ने ले लिए 3 मोल। अब अपने को यहाँ पे मान लो कि चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो ऐसे डायरेक्ट तो देख के नहीं बता पा रहे हो, तो इसका एक स्टेप होता है, मतलब कुछ स्टेप्स है जिनके थ्रू अपन जाएंगे तो अपने को पता चल जाएगा किस तरीके से अपने को लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। तो तुमको कुछ नहीं करना होता है, देखो कि टू फाइंड एल आर, कि अपने को लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है टू फाइंड एल आर। तो एल आर को फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक रेशियो निकालते हैं मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो रिएक्शन तुमको बैलेंस करना है पहली चीज, तो कि बैलेंस्ड रिएक्शन होना चाहिए अपने पास, वो तो जरूरी है। तो एक बैलेंस्ड रिएक्शन में अपन क्या करेंगे, हर रिएक्टेंट के लिए मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे। तो अगर अपन में मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालना चाहूँ तो इसमें अपने पास मोल कितने हैं 5 और एक का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो इसके लिए कौन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कितना आ जाएगा 5/3। और अगर अपन बात करें बी की, तो बी के लिए मोल कितने हैं 3, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। तो ये किसके लिए कम आएगा, ए के लिए या बी के लिए? तो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो जिसके लिए कम रहेगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बी के लिए, तो बी के लिए कम है, मतलब ये अपने पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हाँ सर एक बार फिर से समझा दीजिए। बता रहे हैं सर आपकी देखो, आवाज लैग कर रही है। तो सर सबको ऐसा ही मतलब बोला इसमें जाए। सबसे पहले सर 2 स्टेप करेंगे, पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, फिर उसके बाद मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल के फिर देख लेंगे कौन सा कम आ रहा है, जो कम आ रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बिल्कुल सही समझो, एकदम यही करना है। मैं जो ये थियरी वाला पार्ट है वो कल की तरह मैं ग्रुप पे भेज दे रहा हूँ, वहां से लिख लेना, जैसे कल भेजा था। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, मैंने ग्रुप पे भेज दिया, वो देख लेना कि अपने को मान लो कि जैसे एक रिएक्शन दे दी है, तो ये रिएक्शन पहली बात तो बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें मैंने पहला पॉइंट लिख भी रखा है कि रिएक्शन गिवन रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अब इस रिएक्शन में अपने पास 2 रिएक्टेंट है, ए और बी। ए के मोल है अपने पास 5, बी के मोल है अपने पास 3। अब अपने को पता लगाना है कि इन दोनों में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसका तरीका मैं बता रहा हूँ कि तुमको क्या करना है, एक तरीके से ट्रिक टाइप का हो गया है कि तुमको मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो फाइंड करना है जितने भी रिएक्टेंट है उन सब के लिए। ये इंपॉर्टेंट है अपने पास। तो अपन ने ए के लिए निकाला, तो ए के मोल अपने पास कितने 5 डिवाइडेड बाय ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो कितना है 3। बी के लिए करेंगे तो बी के मोल कितने ले रखे अपन ने 3 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। तो ये वैल्यू जिसके लिए मिनिमम आएगी ना, तो ये अगर निकालोगे तो अपने पास कितना आएगा, देखो 1.66 आएगा समथिंग, ये अपने पास 1.5 आएगा। तो जिसके लिए मिनिमम आएगी ये वैल्यू मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की, तो मिनिमम अपने पास ये हो गया, वही अपने पास क्या रहेगा, एलआर भी रहेगा। तो मैंने जो भेजा है इमेज, उसमें वही सब लिखा हुआ है कि किस तरीके से तुमको कैलकुलेट करना है, जो भी बोला मैंने। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है, अभी समझ में आ गया? यस सर। चलो, तो ये बी अपने पास क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इस तरीके से तुमको फाइंड कर लेना है। अब देखो, इस तरीके तुमने एलआर अगर फाइंड कर लिया तो अब तुम क्या करा करो, रिएक्शन को दोबारा लिख लिया करो, मतलब जब भी कैलकुलेशन करोगे पेपर में। तो ये अपने पास हो गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर ही, अगले पेज में जाना पड़ेगा। तो ये अपने पास इक्वेशन थी, इसमें अपन ने पता कर लिया कि अपने पास एलआर कौन है, ए एलआर सॉरी ये हो गया ए, ये हो गया बी। हाँ, तो ये इक्वेशन थी अपने पास, इसमें अपन ने पता किया कि बी अपने पास क्या है, एलआर है। अगर अपन क्या करते हैं 5 मोल लेते हैं किसके, ए के, और 3 मोल लेते हैं अपन किसके, बी के। अब क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या आ सकता है कि अगर बी एलआर है तो ये तो अपने को पता चल गया कि तो रिएक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारे पास एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि सी कितना बनेगा, तो निकालो सी कितना बनेगा। जल्दी बताओ। सर 6 मोल। 6 मोल। तो देखो, इसके 2 मोल से अपने पास सी कितना बनता है, 4 मोल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से। तो 2 से कितना बन रहा है 4, तो 1 से कितना बनेगा 4/2। अपने को निकालना कितने के लिए, 3 के लिए, तो 4/2 × 3 मतलब अपने पास कितना आ जाएगा 6 मोल। अच्छा, अब अपन सिर्फ एलआर के हिसाब से देखेंगे क्योंकि वो पहले खत्म हो रहा है, तो रिएक्शन उसी के हिसाब से चलेगा, उसी के हिसाब से प्रोसीड होगा। अब अपने को पूछा जा सकता है दूसरा सवाल क्या है कि ए के कितने मोल अपने पास बचेंगे रिएक्शन के बाद।
तो अपन कैसे निकालेंगे कि पहले मैं ये पता कर लूं कि ए का रिएक्ट कितना कर रहा है बी के 3 मोल के साथ, बाकी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो अपने को पता है कि अगर मैं इसके कोफिशिएंट 3 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब बी का अपने पास 2 मोल लेते हैं अपन, तो ए का कितना लेना पड़ेगा अपने को, 3। तो बी के 2 मोल के लिए ए का 3 लेना पड़ेगा, तो 1 के लिए कितना लेना पड़ेगा, 3/2। और अभी अपने पास कितने बी के 3 मोल है, तो 3/2 इंटू 3 मोल, तो इतने मोल हैं जो अपने पास ए के रिएक्ट कर गए, तो आ जाएगा 9/4, मतलब 4.5 मोल अपने पास क्या है, मोल रिएक्टेड, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। हाँ क्या बोल रहे हो, अच्छा बताइए, दोबारा बताए। तो देखो अपने को ये पता चला था अभी कि अपने पास जो ये बी है ये क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अगर बी लिमिटिंग रिएजेंट है तो अपने को सब कुछ उसी के हिसाब से देखना है, और बी अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो ए अपने पास क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। तो अपने को पता है कि ए तो पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा है, ए का कुछ ना कुछ अमाउंट अपने पास बचने वाला है, तो मैं वो करना चाह रहा हूँ कि बी का अपने पास जो 3 मोल है इसके साथ ए का कितना रिएक्ट कर गया, तो वैसे निकालेंगे ना यार स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज करके कि इसके 2 मोल के साथ इसका 3 मोल रिएक्ट कर रहा था, तो 1 के साथ कितना करेगा, 3/2। अभी अपने पास बी के कितने 3 मोल, तो 3/2 इंटू 3, मतलब ए का कितना मोल रिएक्ट कर गया, 4/4 मोल, सॉरी 4.5 मोल रिएक्ट किया है, लिया अपन ने कितना था 5, तो बचेगा कितना 0.5 मोल्स ऑफ ए लेफ्ट, तो मोल्स ऑफ ए लेफ्ट, तो लिया अपन ने 5 था, रिएक्ट किया अपने पास कितना 4.5, तो बचेगा कितना अपने पास 0.5 मोल बच जाएगा। तो ए के लिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब जो एक्सेस रिएजेंट रहेगा उसके लिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, कि या तो तुमसे पूछ सकता है कि कितना रिएक्ट किया है, या पूछ सकता है कितना बचा है। समझ में आया क्या ये? यस सर, क्लियर है सब लोगों को? सर यानी तो लिमिटिंग ये हो गया अपने रिएजेंट पास, से देखेंगे। हाँ वही तो इतनी देर से बोल रहा हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होते रिएक्शन बंद हो जाएगी। ठीक सर, हाँ समझ में आया क्या? यस जैसे मान लो कि तुम्हारे पास, इसको थोड़ा सा अपन नॉर्मल एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि अपने को क्या करना है, मतलब ऐसा कुछ मैं बताता हूँ, देखो क्या एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ कि मान लो कि मेरे पास क्या है, 6 पेंट्स हैं और 4 टी शर्ट्स, अब तुमको इनके पेयर बनाने, तो कितने पेयर बना पाओगे तुम? और 4 चार ही बनेंगे। 4 ही बना पाओगे, सर 2 पेयर 2 पेयर बनेंगे, 6 पेंट है 4 टी शर्ट है, पेयर मतलब एक टी शर्ट एक पेंट, ये होता है ना, 4 पेयर बन सकते हैं, 4 पेयर बन सकते हैं। तो अपने पास हाँ टी शर्ट की कम नंबर है, तो इसी के ऊपर मतलब एक तरह टी शर्ट क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट सर हाँ अगर तो जब दोनों तक इक्वल हो अपने तो पास टी शर्ट क्या, सर अगर दोनों इक्वल होंगे तो लिमिटिंग एजेंट क्या होगा, किसी को भी ले सकते वही नहीं होगा, किसी को भी ले सकते हो तुम, दोनों इक्वल हो गए तो दोनों एक साथ खत्म होंगे। जैसे 4 पेंट और 4 शर्ट ले लो तो दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे, 4 पेयर बन जाएंगे। हैं। ओके सर, तो ये एग्जांपल जो ले रहे हैं अपन कि 6 पेंट है और 4 टी शर्ट है, अब अपने को पेयर बना के मतलब इसका पैकेट बनाना है, तो 4 ही पैकेट बना पाओगे ना तुम यार। यस जैसे टी शर्ट खत्म होगी पैकेट बनाना बंद कर दोगे तुम। देखते हैं कि अपने पास टी शर्ट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट जो है पेंट हो गया, तो कितने पेंट बच जाएंगे, 2 पेंट बच जाएंगे। तो ऐसा थोड़ा रिलेट कर सकते हो, और तो कुछ है। तो ये था अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। तो तुमको वही करना है, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करना है, और जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है वहां पे तुमको क्या करना है, 2 रिएक्टेंट अगर है तो 3 है तो 3 के लिए भी ऐसे चेक करना पड़ेगा कि मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो, जिसके लिए मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, उसको अपन बोल देंगे क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, और उसी के हिसाब से बाकी सब कैलकुलेशंस अपने को करनी है। जब प्रोडक्ट्स का अमाउंट पूछता है तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से निकालेंगे, और बाकी जो रिएक्टेंट है जो कि क्या रहेंगे, एक्सेस रिएजेंट रहेंगे। अगर उनका भी रिमेनिंग अमाउंट पूछता है या पूछता है कि कितना अमाउंट रिएक्ट किया है, तो वो भी तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही निकलेगा, क्योंकि वो लोग एक्सेस रिएजेंट है तो उनका कुछ ना कुछ अमाउंट तो बचेगा, क्योंकि जितना जरूरत था उससे ज्यादा अपन उनको ले रखा है। अब जितना लिमिटिंग रिएजेंट है उतना ही तो एक्सेस रिएजेंट रिएक्ट करेगा उसके साथ। उतना क्यों करेगा यार, वो तो देख निकालना पड़ेगा ना, जैसे अपने यहाँ पे निकाला वैसे।
बराबर थोड़ी रिएक्ट करेगा, मोल वाइज अपन बात करेंगे तो। यस सर ठीक। यस तो ये था अपने पास। अब इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं कि एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, उसको सोल्व करना आसान सा ये तो वही है। तो अपने को बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ P4 obtained when 124 ग्राम ये O10 है। ऑफ O10 है, 4 फॉस्फोरस से 10 ऑक्सीजन है। P4 obtained when 124 gram of phosphorus P4 reacts with 192 gram of oxygen O2। तो रिएक्शन अपने पास वही हो जाएगा, इसको देख के समझ में आना चाहिए कि P4 का रिएक्शन होगा O2 के साथ, तो बना क्या होगा P4 O10। तो P4 प्लस O2 यहाँ से अपने पास क्या बन रहा है P4 O10। तो थोड़ा थोड़ा तुमको क्वेश्चन पढ़ के भी कभी कभी समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन क्या हो रहा होगा। पहले इक्वेशन बैलेंस करो। सबसे पहले मेरे को ये पता करके बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। सर फास्फोरस। सब फॉस्फोरस फॉस्फोरस लिमिट, बहुत बढ़िया, फॉस्फोरस है लिमिटिंग रिएजेंट है। तो वहां से P4 O10 का क्या निकाल दो, मोल निकाल दो फॉस्फोरस के हिसाब से। देखो तो इसमें अपने क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ P4 O10 obtained when the 124 gram of P4 and 192 gram of O2 react। तो अपने को रिएक्शन पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो अपने पास देखेंगे तो यहाँ पे P4 है, इधर भी P4 है, इधर O10 है, इधर O2 है। तो इसको क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई। ये हो गया अपने पास। तो अब मोल अगर निकालोगे तो अगर मैं P4 के मोल निकालूं तो अपने पास क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपने पास कितना हो गया 124 डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास निकालोगे तो एक फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट होता है कितना 31। अपने पास कितने हैं 4। ये भी कितना आ जाएगा 124 ही आ जाएगा। ये 1 मोल हो गया, ठीक है। O2 की अगर अपन बात करें तो O2 के लिए अपने को गिवन मास अपन मोलर मास करना है। तो गिवन मास हो गया 192 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है इसका 32। इसके कितने आ जा रहे हैं अपने पास 6 मोल। तो दोनों के मोल अपने को पता चल गया, तो दोनों रिएक्टेंट थे कि P4 के भी अपने पास 1 मोल है, O2 का अपने पास 6 मोल है। तो मैं अब ये बोल रहा हूं कि अगर अपने पास मान लो, देखो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 रिएक्टेंट आ गए ना। तो अपने को सोचना पड़ेगा कि किस रिएक्टेंट के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूंगा प्रोडक्ट के लिए। तो मैं पहले यही बोल रहा था कि अगर मान लो तुम्हारे पास रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन गिवन है या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन गिवन है, तो क्या करोगे तुम, तब तुमको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आएगा ये? लिमिटिंग क्या चीज, लिमिटिंग रिएजेंट को देख के करेंगे क्या? हाँ, तो मैं यही तो समझा रहा हूँ कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास सिर्फ मान लो कि P4 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होता, तो P4 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होता, O2 के बारे में नहीं दिया होता, तो अब तो मैं क्या करता, P4 के हिसाब से सीधा सीधा कैलकुलेशन कर देता P4 O10 के लिए। लेकिन अभी अपने को P4 का भी गिवन है, O2 का भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब तुमको एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो वहां पे क्वेश्चन तुमको इसीलिए दिया गया है ताकि तुम वहां पे लिमिटिंग एजेंट वाला कंसेप्ट इन्वॉल्व करो। समझ में आया क्या? सर एक बार फिर से बता दें। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने पास मान लो कि रिएक्टेंट एक ही लिया हुआ है, जैसे P4 के मोल यहाँ पे सिर्फ दिए होते, तो P4 से मैं सीधा क्या निकाल लेता, P4 O10 निकाल लेता, तब तो कुछ सोचना ही नहीं था। यस। लेकिन अभी अपने को P4 का भी दे दिया, O2 का भी दे दिया। अब अपने को ये डिसाइड करना ना कि किसको यूज करके मैं निकालूंगा। यस सर। तो किसको यूज करने का मतलब ये होगा कि रिएक्शन में पहले कौन खत्म हो रहा है उसके हिसाब से अपन निकालेंगे, मतलब रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से अपन निकालेंगे। तो जब अपने पास क्या होगा, ऐसा केस आएगा कि 2 रिएक्टेंट के मोल गिवन है या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के मोल गिवन है, या फिर मैं निकाल पा रहा हूँ,
तो फिर मैं लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लेके आऊंगा, क्योंकि अगर 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट के बारे में मेरे को मोल पता है तो उन तीनों में से किसके हिसाब से मैं निकालूं या उन दोनों में से मैं किसके हिसाब से प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करूंगा, वो मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो जब अपने पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के मोल पता होंगे तब अपन लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है हमेशा। समझ में आएगा ये? ठीक है सर। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक तो अपने को वही निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट। ऊपर कर लेते हैं, जल्दी देखो लेकिन। यस सर, यस सर। हाँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट अपने को निकालना पड़ेगा क्योंकि अपने को 2 रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट के मोल पता है। तो साइड में कर लिया करो कि लिमिटिंग रिएजेंट अपने को निकालना है, तो एलआर अपने को फाइंड करना है, तो अपने को निकालना क्या है, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर P4 के लिए अपन बात करें तो मोल 1 है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है, तो 1/1 मतलब कितना गया 1। और इसके लिए अगर अपन बात करें तो मोल 6 है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है, तो ये अपने को 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट अपने पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कम आ रही है, मतलब P4 ही अपने पास क्या हो गया, एलआर हो गया। तो ये अपने पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है कौन, एलआर, सॉरी P4। तो P4 अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट है। अब इस रिएक्शन को चाहो दोबारा लिख लो, मतलब सही से दिखाने के लिए कि अपने पास क्या था, P4 प्लस 5O2, यहाँ से अपने पास क्या बन रहा है, P4O10। तो इसका अपने पास 1 मोल था, इसका अपने पास 6 मोल था। अपने को पता है कि P4 अपने पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अपने को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता चल जाएगा कि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो P4 के 1 मोल के साथ O2 का 5 मोल रिएक्ट करेगा और P4O10 का कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। और अभी अपने पास एक्चुअल में है भी 1 मोल, तो इसके 1 मोल से 1 ही बनेगा, मतलब P4O10 का कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। तो मोल अपने पास आ गया P4O10 का 1 मोल। तो मास अपने को निकाला, तो मास इक्वल अपने पास क्या होता है, मोल इनटू मोलर मास। मोल टू मोलर मास। तो मोल इसका 1 है, मोलर मास कितना 284 ना, तो 284 से मल्टीप्लाई कर दो तो 284 ग्राम इसका मास हो जाएगा। अब अगर मान लो तुमसे पूछ ले कि O2 का कितना अमाउंट बचेगा, तो कैसे निकालोगे? से पहले जो मोल गिवन है पहले 6 मोल का निकाल लें, फिर 5 मोल का निकालें दोनों को। तो ऐसे क्यों, ऐसे कर लो ना यार, इसके 1 मोल के साथ 1 मोल का निकाल लेते हैं। हाँ, 1 मोल का डायरेक्ट निकालो ना, कि 1 मोल के साथ इसका 5 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो मोल बचेंगे कितने, मोल्स लेफ्ट O2 के लिए। तो O2 के लिए कितना बचेगा, 6 माइनस 5, 1 मोल बच जाएगा। 1 मोल O2 मतलब अपने पास क्या हो गया, 32 ग्राम हो गया। तो अगर पूछेगा तो इस तरीके से अपन लिमिटिंग रिएजेंट के लिए भी निकाल देंगे। समझ में आएगा ये? यस सर। चलो, ये लास्ट एक और समझ नहीं आता मुझे, लास्ट वाला कौन सा? अच्छा ये अरे मैंने लास्ट में ये बोला है कि अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि O2 का कितना अमाउंट बचेगा, तो O2 के अपने लिए कितने थे। पहली बात तो O2 अपने पास क्या है, ER है, तो ER है मतलब रिएक्शन बचा रहेगा कुछ ना कुछ। तो इसका अपने पास लिया 6 मोल था, और अपन देख रहे कि 1 मोल के साथ इसका कितना रेट करेगा, 5 ही तो रेट कर रहा है ना। यस तो बच कितना जाएगा, 1 मोल बच जाएगा। तो मास पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना, क्योंकि मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 32। तो मोल इंटू मोलर मास 32 आ जाएगा। अगर पूछेगा तो ऐसे बता देंगे। अब आएगा समझ में? यस सर। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। पहला ही क्वेश्चन था तो वैसे तुमको आ रहा था, मेरे को लग तो रहा है ऐसा। हाँ, तो नेक्स्ट अपने पास क्या है, आसान से क्वेश्चन लेते हैं। 6 मोल ऑफ Na2CO3 is reacted with 4 moles of HCl, then find volume of CO2 gas, produced at STP, तो STP पे कितना वॉल्यूम आएगा वो अपने को निकालना है CO2 गैस के लिए। तो रिएक्शन वैसे तुम खुद से लिख सकते हो, इसमें आयन एक्सचेंज रिएक्शन है कि अपने पास क्या है, Na2CO3 है, प्लस अपने पास क्या है, HCl है,
इससे बनाओगे तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ रिएक्शन आएगा, हमारे पास NaCl बनेगा, साथ में यहाँ पे H2CO3 बनता है। देखो H2CO3 को अपन कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, लेकिन H2CO3 क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ब्रेक हो जाता है किसमें, H2O में और H2 और CO2 में। तो नेट रिएक्शन जो बनेगा वैसा कुछ बनेगा। देखो कि Na2CO3 है, साथ में HCl के साथ रिएक्शन हुआ तो अपने पास बनेगा क्या, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। सर तो ये 4.8 लीटर। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन तुमको याद रखना है कि रूम टेम्परेचर पे H2CO3 अनस्टेबल होता है, तो ब्रेक हो जाता है किसमें, H2O और CO2 में। 4.8 सही है। 44.8 लीटर, यस सर। हाँ, तो अपने पास रिएक्शन है Na2CO3 प्लस HCl। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा तुमको। NaCl बन रहा है, H2O बन रहा है और CO2 बन रहा है। सर 2 HCl और 2 NaCl। हाँ, 2 HCl और 2 NaCl। तो देखो अपने पास दोबारा लिख देता हूँ मैं कि हो क्या रहा है, Na2CO3 है, यहाँ से अपने पास 2 HCl, यहाँ से बनेगा, बैलेंस करोगे तो 2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब अपने को गिवन क्या क्या है कि अपने पास डायरेक्ट मोल गिवन है कि इसके 6 मोल है, इसके अपने पास 4 मोल है। तो पहले तो अपने को क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है मतलब अपने को मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालना है। तो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक करना है, तो इसके लिए मोल कितना है 6, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, ये तो आ जाएगा 6। इसके लिए अपने पास मोल कितना है 4, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 2। तो मिनिमम किसके लिए आ रहा है, HCl के लिए आ रहा है, तो HCl ही अपने पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसी के हिसाब से अपने को बाकी सब देखना है। तो अपने से पूछा क्या है CO2 का वॉल्यूम, तो यहाँ पे वही अपन लगाएंगे क्या कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, मतलब इसका 1 मोल, HCl का कोएफिशिएंट 2 है, इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो NaCl के 2 मोल बनते हैं, HCl का 1 मोल बनेगा और CO2 का भी 1 मोल बनेगा। तो जब इसका अपन क्या लेते हैं, 2 मोल लेते हैं, तब इसका 1 मोल आ रहा है CO2 का, तो 2 से 1 आ रहा है, तो 4 से कितना आएगा, 2 मोल आएगा। तो CO2 के अपने पास कितने आ जाएंगे, 2 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट H2P, तो 2 into 22.4 कितना जाएगा अपने पास, 44.8 लीटर। तो ऐसा कुछ करना था। अच्छा तुमसे पूछ लिया जाए कि Na2CO3 के कितने मोल बचेंगे तब। सर ये फिर से बताइए। 4 मोल बचेंगे। यस सर 4 मोल बचेंगे, चलो बढ़िया। हाँ सर हाँ, क्या हो गया, किसको क्या बोले थे। हाँ सर ये फिर से बता दीजिए एक बार। देखो फिर से बता देते हैं। तो रिएक्शन अपने बैलेंस किया होता समझ में आया होगा ना। यस सर। तो अपने को देखो क्या गिवन था कि Na2CO3 के 6 मोल है, HCl के 4 मोल है, तो 2 रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट के मोल पता है, तो अपने ऐसे तो नहीं बता सकते ना कि किसके हिसाब से अपने को कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट अपन ने निकाला। तो यहाँ पे अपन ने लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मोल 6 था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, तो अपने पास आ गया 6। इसका मोल 4 था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो ये आ गया अपने पास 2। तो ये मिनिमम वैल्यू 2 है, तो ये अपने पास क्या होगा, LR होगा। तो HCl अपने पास क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसी के हिसाब से अपने को प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करना है, दैट इज CO2, क्योंकि अभी तो अपने पास सिर्फ CO2 के लिए बात हो रही है। तो अपने वही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से देखा कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो इसके 2 मोल से CO2 का कितना बनता है 1, क्योंकि उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। तो 2 से अगर 1 बन रहा है तो 4 अपन ने अभी ले रखा है, तो 4 से कितना बनेगा 2 बनेगा। डायरेक्ट लिख दिया आपकी बात कि 2 से 1 बन रहा है, तो 4 से कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। समझ में आएगा। तो 2 मोल ऑफ CO2 है, तो उसके लिए वॉल्यूम पूछा आपने से, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर 10 डिग्री से बात कर रहा हो, तो 44.8 आंसर आ जाएगा। यही अगर तुमसे पूछ लिया जाए सेकंड पार्ट में कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिमेनिंग मोल्स ऑफ Na2CO3 4 मोल। तो रिमेनिंग मोल्स निकालना है तुमको Na2CO3 के, तो वही करोगे कि अपने पास Na2CO3 क्या है। हाँ 5 मोल, मतलब 5 तो नहीं है, कितना आ रहा है, 4 आएगा। 4 आएगा। हाँ ये अपने पास ER है, ये पूरा रेट।
हाँ सर ये एलआर का फॉर्मूला सर मतलब कैसे आया? मतलब सर मतलब ये क्या? रेशियो फॉलो करेंगे ना, मतलब मोल से, इसलिए। अरे निकाला तो ये सिखा रहा था इतनी देर से कि कैसे अपने को लिमिटिंग नहीं रेंज सर निकालना वो है। तो मेरे को आ गया सर, कैसे हुआ आंसर भी आ गया सर। मैं हाँ पूछना चाह रहा था एलआर का फॉर्मूला आया कहाँ से? अच्छा, ये पूछ रहा मोल था अपॉन आपसे। स्टोइकियोमेट्री कहाँ से आ रहा है? ये सर इससे लिमिटिंग एजेंट कैसे पता चल जा रहा है? अच्छा चलो, अच्छा क्वेश्चन ही बता देंगे अभी, पहले इस क्वेश्चन कंप्लीट कर लूंगा। यस सर क्योंकि कर उतना दीजिए। काम नहीं आता इसलिए मैंने बताया नहीं, समझ में आ जाएगा। देखो हाँ बता रहा हूँ, बता दूंगा। तो ये अपने पास हो गया। सेकंड पार्ट में तुमको क्या करना है, ये तुमको निकालना है रिमेनिंग मोल्स ऑफ Na2CO3। तो Na2CO3 का तुमको रिमेनिंग अमाउंट निकालना है, तो अपने को वही देखना पड़ेगा कि अपने पास Na2CO3 का ER है। तो पहले तो ये देख लो कि अपने पास जो लिमिटिंग रेजेंट है दैट इज HCl, तो HCl के 4 मोल के साथ इसका कितना रिएक्ट करेगा। तो अपने को साफ दिख रहा है कि जब इसका अपने पास 2 मोल होता है HCl का, तो इसका अपने पास कितना चाहिए होता है Na2CO3 का 1 मोल। तो 2 से अपने 2 के लिए 1 मोल चाहिए, तो 4 के लिए अपने को इसका कितना चाहिए होगा, 2 मोल चाहिए होगा। 2 मोल। तो 2 मोल इसका क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो बचेगा कितना, 4 मोल बच जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया कि 4 के साथ इसका 2 रिएक्ट किया, 6 अपन ने लिया था, तो 6 - 2 4 मोल अपने पास बच जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट अपने पास क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4 मोल।